21 अगस्त 1945 का दिन था। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के एक लैब में परीक्षण चल रहा था। टंगस्टन कार्बाइड की एक ईंट पकड़े हुए एक वैज्ञानिक धातु के गोले के पास खड़ा है और कुछ टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे कुछ और वैज्ञानिक खड़े हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे हैं। तभी अचानक वैज्ञानिक के हाथ से वो ईंट छूट जाती है और जिस गोले पर परीक्षण हो रहा था उससे जाकर टकरा जाती है, जिसके बाद उस गोले से एक नीली रोशनी निकलनी स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही देर में पूरे कमरे को भर देती है। रोशनी जैसे पैदा हुई वैसे ही गायब हो जाती है, लेकिन पीछे छूट जाती है एक नीला निशान वैज्ञानिक के हाथ पर। ये मौत की शुरुआत थी। अगर तारीख पर ध्यान दिया हो तो ये घटना हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के 2 हफ्ते बाद हुई थी। अमेरिका का वो वैज्ञानिक वही सहने वाला था जो जापान की हजारों लोग सह रहे थे। रेडिएशन से होने वाली मौत का दर्द, जिसका कारण था वो तीसरा बम जो असल में जापान पर गिराने के लिए बना दिया गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है 10 अगस्त 1945 से। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन व्हाइट हाउस के अपने ऑफिस में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जा चुके थे। जापान बर्बाद हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत नजदीक नजर आ रहा था, लेकिन ट्रूमन फिर भी चिंता में थे कि जापान आत्मसमर्पण करेगा या नहीं। ट्रूमन को विश्वास नहीं हुआ था पूरा। 13 अगस्त तक जब आत्मसमर्पण की खबर नहीं आई तो ट्रूमन ने आदेश दिया कि तीसरा बम तैयार रखो। इस बीच पहले उन्होंने 2 बमों से हुए विनाश की जो डिटेल मिली उन्हें देखा और फैसला किया कि 16 अगस्त को एक और बम जापान पर गिराया जाएगा। 16 अगस्त को जापान पर एक और परमाणु हमला होता कि उससे एक दिन पहले ही, यानी कि 15 अगस्त को उन्होंने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। To proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance. और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की एक रेस शुरू हो गई। हजारों न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा तैयार हुआ, लेकिन उस बम का क्या जो जापान के लिए तैयार हुआ लेकिन गिराया नहीं गया। 6 अगस्त 1945 के दिन जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में फैटमैन नाम का एक बम गिराया गया था। पहले 2 बमों की तरह ही तीसरे बम को भी एक नाम दिया गया था, रूफस को पहले जापान भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले युद्ध हो गया खत्म, इसलिए उसे न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस के रिसर्च सेंटर भेजा गया। ये वही जगह थी जहां पहले परमाणु बम की भी टेस्टिंग हुई थी। लॉस एलमोस में रूफस को स्टोर किया गया ताकि उस पर परीक्षण हो सके। परमाणु तकनीकी काफ़ी नहीं थी उस समय, इसलिए और जानकारी हासिल करने का अच्छा मौका था। रूफस को हम बम बता रहे हैं, लेकिन रूफस असल में बम बनाने की स्टेज से थोड़ा पीछे था। ये 6.5 kg प्लूटोनियम का एक गोला था जिसका व्यास 3.5 इंच था, यानी कि कोर था, और इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि ये बम की सुपर क्रिटिकल स्टेज से कुछ नीचे रहे। ये साधारण तैयार होता है। परमाणु बम के प्लूटोनियम कोर के बाहर एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ताकि प्लूटोनियम कोर से निकलने वाले न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस कोर में पहुंच जाएं और इसी तरह एक चेन रिएक्शन चलता रहे। इस चेन रिएक्शन में प्लूटोनियम को, जिसे हम परमाणु बम कह सकते हैं, एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचता है और उसमें धमाके की शुरुआत हो जाती है। रूफस के केस में प्लूटोनियम कोर क्रिटिकल स्टेज से पीछे था ताकि ऐसा ना हो कि बम किसी भी टाइम फट जाए। रूफस को क्रिटिकल स्टेज में पहुंचने के लिए कुछ और स्टेप की जरूरत थी। अब इस क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचने में कितना मार्जिन बाकी है, लॉस एलमोस की लैब में वैज्ञानिक इसी बात का पता लगाना चाहते थे। 21 अगस्त 1945 के दिन रूफस पर पहले परीक्षण की शुरुआत होती है। हैरी डालियन नाम के एक युवा वैज्ञानिक प्लूटोनियम कोर के बाहर एक रिफ्लेक्टर लगाकर ये पता लगाना चाह रहे थे कि वो कब क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचता है। इसके लिए डालियन ने कोर के बाहर टंगस्टन कार्बाइड की कुछ ईंटों को लगाया था जो रिफ्लेक्टर की तरह काम करती, लेकिन इसी कार्बाइड में से एक ईंट सीधी कोर में गिर पड़ी और इससे कोर सुपर क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया और रेडिएशन निकलने लगी।
डालियन ने फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से ईंटों को हटाया। डालियन को महज 2 सेकंड का वक्त लगा होगा, लेकिन इतनी देर भी बहुत थी। प्लूटोनियम कोर के अंदर अब तक 3 लाख अरब न्यूक्लियर रिएक्शन हो चुके थे। ये हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले से 1 लाख गुना कमजोर था, लेकिन फिर भी इतना रेडिएशन एक इंसान की जान लेने के लिए काफी था। परमाणु रेडिएशन सीधे हमारे डीएनए पर असर डालता है। डीएनए जिससे हमारी कोशिकाएं बनती हैं, उसका मैप होता है एक तरह का। एक निश्चित रेडिएशन के बाद डीएनए इस तरह टूट फट जाता है कि कोशिकाएं रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या बिल्ड करना है, किस तरह करना है। इसका मतलब है कि मौत पक्की है, और ऐसा ही कुछ डालियन के साथ हुआ था। घटना के 24 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास में परमाणु रेडिएशन से मरने वाले डालियन पहले अमेरिकी थे। हालांकि डालियन की मौत पहली जरूर थी, लेकिन अकेली नहीं। डीमन कोर के नाम से जाने गए उस तीसरे बम ने और भी कई जानें ली। अगली तारीख 21 मई 1946 है। फिजिसिस्ट लुई स्लोटन अपने कुछ साथियों के साथ प्लूटोनियम कोर का एक और परीक्षण कर रहे थे। दरअसल उस साल अमेरिका ऑपरेशन क्रॉसफोर नाम से कुछ और परमाणु परीक्षण करने जा रहा था। स्लोटन परीक्षण में इस्तेमाल होने वाली तकनीक अपने साथियों को समझा रहे थे। तब भी उनसे एक गलती हुई। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि परमाणु बम में प्लूटोनियम कोर के बाहर एक रिफ्लेक्टर लगता है। इस दौरान ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि रिफ्लेक्टर कोर को ना छू ले, और इसके लिए पूरी सावधानी रखनी होती है। लेकिन स्लोटन ने ये बात ध्यान में नहीं रखी। अब ये जो स्लोटन है, उनके बारे में कहा गया है कि वो कुछ डेराडेविल किस्म के इंसान थे। 1 साल से वो ऐसे परीक्षणों के दौरान रिफ्लेक्टर और कोर की बीच की दूरी बनाए रखने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते आ रहे थे। ये तरीका बड़ा ही डेंजरस था, इतना डेंजरस कि मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फेडमैन ने इस तरीके को नाम दिया था टिकलिंग द टेल ऑफ ए स्लीपिंग ड्रैगन, यानी कि एक सोते हुए ड्रैगन की पूंछ से छेड़छाड़ करना। मई 1946 की दोपहर लुई स्लोटन को उस ड्रैगन की पूंछ से छेड़छाड़ भारी पड़ गई। नीली जीन्स और काउबॉय बूट्स पहने स्लोटन हमेशा की तरह परीक्षण दिखा रही थी कि अचानक उनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर गिर गया। रिफ्लेक्टर सीधा जाकर कोर से छू गया और प्लूटोनियम कोर क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया। पिछली बार की ही तरह इस बार भी महज 1 सेकंड में रिफ्लेक्टर और कोर को अलग कर दिया गया, लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी बहुत देर हो गई थी। स्लोटन की गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। उनके पूरे शरीर पर रेडिएशन का प्रभाव हुआ और महज 9 दिनों के बाद उनकी दर्दनाक मौत हुई। स्लोटन के अलावा वैसे उस कमरे में और लोग भी थे, लेकिन अधिकतर रेडिएशन स्लोटन पर ही पड़ा। बाकी लोगों पर कम प्रभाव हुआ। उनमें से कईयों को कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े, लेकिन जीवित वो बच गई। इन घटनाओं से जाहिर हो चुका था कि परमाणु शक्ति दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बाद बम के सारे परीक्षण रोक दिए गए और बाद में उसे गलाकर दूसरे बमों में इस्तेमाल किया गया।